हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 4 है। बच्चों, आज हम हार्वेस्टिंग टॉपिक से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा जो फसल है वो पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको काट लिया जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। इसका क्या मतलब है कि फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीना लग जाता है, और जब ये पक के तैयार हो जाता है यानी काटने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो जाता है, तो उसे या तो हाथ से ही निकाल लिया जाता है या फिर उसको ग्राउंड से सटाकर काट लिया जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कहने का मतलब कि ये फिगर 1.7 में आप ये देख सकते हैं कि ये सिकल है, जिसे हिंदी में हम हंसिया या हंसुआ कहते हैं। या तो हम ये मैनुअली बाय हैंड करते हैं या फिर हार्वेस्टर मशीन के थ्रू भी हम काट लेते हैं। जिसका मान लीजिए कि छोटा प्लॉट है उनका तो बाय हैंड हो जाएगा, यानी हाथों से ही मैनुअली हो जाएगा, लेकिन जिनका काफ़ी बड़ा बड़ा फील्ड है, उनका क्रॉप्स है, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो उनको फिर हार्वेस्टर का ज़रूरत होता है। हार्वेस्टर एक मशीन होता है, बहुत बड़ी मशीन होती है जिसे फसल को काटा जाता है। इन हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम शाफ। कहने का मतलब कि जब हम काट लेते हैं उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि अनाज से ये जो साफ़ होता है, साफ़ कहने का मतलब कि जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अनाज से साफ़ को अलग कर दिया जाता है, और ये अलग करने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। कहने का मतलब कि इसे हम कंबाइन के मशीन के थ्रू या फिर थ्रेशर के थ्रू करते हैं। तो थ्रेशर का ही डेवलपमेंट रूप है, टेक्नोलॉजी है। अब इसमें देखिए कि ये दोनों लगा हुआ है। ये जो पीछे आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये टूल्स, ये क्या करता है कि जो पौधा आपका है, फसल है, उसको ऊपर का ही जो अनाज होता है उसको मतलब एक मतलब कहें तो ये 3-4 इंच जितना मतलब अनाज रहता है ना, सिर्फ ये उसी को काट कर फिर उसके बाद ऊपर ऐसे डाल दिया जाता है, और आगे साइड में थ्रेशर होता है और थ्रेसिंग करके आपका ग्रेन्स को अलग कर देता है ना, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब यहाँ पहली क्या कह रही हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स। पहली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। ये क्या कह रही हैं कि हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो फील्ड में ये साफ रह जाता है, उसके बाद किसान लोग क्या करते हैं कि उसमें आग लगा देते हैं ना। फिर पहली चिंतित हो रही हैं कि इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इट में ऑल्सो कैच द फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। तो जो आग लगाने के बाद क्या होता है कि पोल्यूशन तो होता ही है, कभी कभी अगल बगल में भी आग पकड़ने का चांसेस ज़्यादा होता है। या मान लीजिए कि आपने तो पूरा हार्वेस्ट कर लिया और आग लगा दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगल बगल में भी जो खेत होते हैं उसमें जो पहले से पड़े हुए फसल हैं उसमें आग लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा ये चिंतित हो रही हैं, हालांकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, और फार्मर को भी एनकरेज करना चाहिए कि आप इस तरह से मत कीजिए। फार्मर्स विथ ए स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स एंड साफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन क्लास 6, यानी क्लास 6 में आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा कि फार्मर क्या करते हैं कि उसको कट करने के बाद शाफ्ट में से ग्रेन्स को अलग करते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं, हिंदी में ओसाना कहते हैं। इसे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ये सूप के थ्रू कर सकते हैं। वो क्या होता है कि सूप में वो अनाज रख के और हवा से क्या होता है कि जो लाइटर होता है, हस्क जो होता है लाइटर, वो हट जाता है और मेन ग्रेन्स नीचे गिर जाता है।
और या फिर ये आप मशीन भी देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मशीन के थ्रू चलता है, जिससे ये हवा आगे की ओर देता है और मेन ग्रेन जो होता है वो नीचे गिर जाता है। अब बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल दिया गया है, यानी अपने भारत में जब फसलों की कटाई अच्छे से हो जाती है तो किसान भाई लोग क्या करते हैं कि खुशी मनाते हैं। उसी खुशी में ये अलग अलग अपने भारत के राज्यों में अलग अलग नाम से उस त्यौहार को जानते हैं। जैसे अगर सीजनली कहें तो पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू के नाम से फेस्टिवल मनाई जाती है। यह मुख्यतः जो है ये खुशी का ही एक इजहार करने का तरीका है। किसान लोग इसे मनाते हैं, यानी उनका फसल अगर सही तरीके से कट के उनका घर में आ जाता है तो। अब फसल तो कट गया, अब उसके बाद क्या किया जाता है कि स्टोरेज करने का काम किया जाता है, ताकि चूहों से या मॉइस्चर से, इंसेक्ट से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, कहने का मतलब कि जो ताज़ा जो अनाज खेतों से आता है, जो हार्वेस्ट करने के बाद आता है, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रह जाता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स मीन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम उसे बिना सुखाए ही स्टोर करके कहीं रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि स्पॉइल्ड होने से या उसमें ऑर्गेनिज्म का खतरा रहता है कि कहीं वो अटैक ना कर दे और वो बदबू ना मारे और ख़राब ना हो जाए, जिससे क्या होगा कि जर्मिनेशन के लिए वो आपका सीड अनफिट होगा, सुइटेबल वो सही नहीं होगा। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन देम। तो स्टोर करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो ग्रेन्स है, अनाज है, उसे धूप में अच्छे से सुखा लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें स्टोर करना चाहिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई। इससे क्या होगा कि इन चीज़ों से आपका अनाज बच सकेगा, यानी चूहों से, इंसेक्ट से, बैक्टीरिया और फंगी से बचेगा और बदबू नहीं मारेगा और आपका अनाज सेफ रहेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए वो सीड तैयार रहेगा ताकि लगाया जा सके उस। यहाँ पहली फिर से क्या कह रही हैं, आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड लीव, आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड लीव, आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। इन्होंने अपने माँ को क्या देखा कि कुछ सूखी हुई पत्तियाँ नीम की, जो इनका अनाज रखने का जो आयरन ड्रम था उसमें इनके माँ ने मिलाया। अब ये सोच रही हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। ये देखिए, ये स्टोर करने का एक तरीका है। यहाँ ये ग्रेन्स को स्टोर यहाँ किया जाता है, ये स्टोरेज सिस्टम पूरा बनाया गया है। ये भी वही चीज़ है। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये देखिए। ये जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, यानी ये जूट के बोरा में यहाँ स्टोर किया जाता है। ग्रेनरीज का मतलब होता है अनाज का भंडार, ठीक है। ग्रेनरीज का मतलब क्या होता है, अनाज का भंडार जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। और ये जो है ये गवर्नमेंट के थ्रू, यानी अपना सरकार भी जो है अनाजों को स्टोर करके रखती है, यानी साइलोज में यहाँ रखा हुआ है। यहाँ क्या लिख रहा है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। कहने का मतलब कि किसान भाई लोग भी तो वो करके रखते ही हैं, अपने अनाजों को स्टोर करके तो रखते ही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी इसे बड़े पैमाने पर रखा जाता है, जो साइलोज और ग्रेनरीज के नाम से जाना जा रहा है। इससे क्या होता है, यहाँ ये जो है ये पूरे इंसेक्ट से, रैट से या पेस्टिसाइड से बचा के रखा जाता है ताकि उनका जो अनाज है वो ख़राब ना हो सके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर, अब यहाँ ये जो क्वेश्चन कर रही थी या बता रही थी पहले कि इनकी माँ ने क्या किया कि स्टोर करने से पहले जो उनका आयरन ड्रम था उसमें इनकी माँ ने सूखी हुई नीम की पत्तियाँ मिलाई थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया पहले सोच रही थी, उसी का जवाब यहाँ लिखा हुआ है आंसर। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, यानी घरों में स्टोर करने का, यानी जो अनाज स्टोर किया जाता है किसी बड़े से ड्रम में,
उसमें ये नीम का पत्ता सूखा हुआ डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि इन चीज़ों से बच सके, यानी इंसेक्ट से, रैट से, और जो उसमें फंगस पेस्ट लग जाता है उससे बचाने का एक तरीका होता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जहाँ पे बड़े पैमाने पे यानी लार्ज स्केल पे ये ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, गोडाउन्स में रखा जाता है, वहाँ केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म न लग सके। अब यहाँ देखिए क्या लिख रहा है 1.10 में, फूड एंड एनिमल्स। कहने का मतलब कि हमारा जो भोजन है वो सिर्फ क्रॉप से ही नहीं आता है बल्कि एनिमल से भी हमें मिलता है। अगर हम हैन का बात करें तो उसे अंडा और मीट दोनों मिलता है। या अगर हम कुछ यहाँ पे कुछ एनिमल का नाम ले तो देखिए जैसे काओ, बफलो, शी गोट एंड शी कैमल, इनसे हमें मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ क्या लिखा है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। जैसे मिल्क जो है कहाँ कहाँ से मिलता है, किन किन सोर्स से मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप और भी यहाँ लिस्ट बना के लिख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plant animals also provide us with different kinds of food। कहने का मतलब कि आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये जो प्लांट और एनिमल है ये हमें भोजन कई तरह से देते हैं। Many people living in coastal areas consume fish as a major parts of their diet। कहने का मतलब कि भारत में वैसे राज्य जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। अब ये कोस्टल एरियाज क्या होता है, यानी समुद्र के किनारे जितने भी अपने राज्य हैं, शहर हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अपने भोजन के रूप में फ़िश को लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यानी क्लास 8 से पहले आपने जाना होगा कि प्लांट से हमें किस तरह से भोजन मिलता है, यानी उनसे हमें फ्रूट मिलता है ना। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc। यानी अभी आपने इस चैप्टर में क्या क्या देखा कि जो खेती करने का प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन का जो तरीका होता है, वो कई स्टेप से होकर गुजरता है। जैसे बीजों का चुनाव करना, बुआई करना से लेकर etc। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। कहने का मतलब कि जिस तरह से अपने फसलों के बारे में जाना, उसी तरह यानी फसल का जो तरीका है, यानी कई प्रोसेस से होकर वो गुजरता है, कई पड़ावों से होकर गुजरता है, वैसे ही एनिमल से भी हमें तो फूड मिलता ही है। तो इनका भी कई तरीका होता है ना। इनसे भी हम लेने का जो काम करते हैं, जो फूड लेने से यानी उनका जो उनके द्वारा जो हमें फूड मिलता है उनको कई तरह से हम यूज़ करते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि हम एनिमल्स को फार्म में पालते हैं, है ना, और जो बड़े पैमाने पे इसका जो वर्क किया जाता है यानी पालन पोषण होता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, यानी पशुपालन हिंदी में कहें तो होता है। अब यहाँ पहली फिश से कह रही हैं, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। यानी फिश जो है अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। यानी उनका जो लिवर होता है फिश का, उनके ऑयल से हमें विटामिन डी मिलता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आइए ज़रा एक नज़र हम कीवर्ड्स पे डाल लेते हैं। पूरा ये क्या दिया हुआ है, पूरा जितना चार्ट सभी दिया हुआ है, एक एक करके हम इसके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्या अगर हिंदी में कहें तो कृषि पद्धति होता है, यानी जो तरीका हम अपनाते हैं कृषि करने का, फार्मिंग करने का, उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में कहें तो पशुपालन होता है। क्रॉप्स मतलब फसल। फर्टिलाइज़र मीन्स खाद। खाद मैंने दो तरह से आपको बताया था। एक तो खाद होता है मैन्योर वाले को कहते हैं, जो अपने बाय काउ डंग या एनिमल्स डंग के थ्रू होता था, लेकिन ये केमिकल से बना होता है फर्टिलाइज़र। ग्रेनरीज क्या होता है? अनाज का भंडार, जहाँ पे जो अनाज है, सीड है, स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम ग्रेनरीज कह रहे हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है? यानी क्रॉप्स को फील्ड से
काटना, उसे ही हम हार्वेस्टिंग कहेंगे। इरिगेशन को हिंदी में कहें तो सिंचाई होता है, मतलब खेतों में पानी डालना। खरीफ एक क्रॉप है जो कि समर सीजन में होता है। मैन्योर मीन्स खाद होता है, जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि ये काऊ डंग से मिलकर बना होता है। प्लो मीन्स हल होता है। रबी भी एक तरह का क्रॉप सी है जो कि विंटर सीजन में होता है। सीड मीन्स बीज होता है। साइलो एक स्टोरेज सिस्टम था जो पहले ही यानी ग्रेनरीज की तरह, आपने जो ऊपर देखा कि ग्रेनरीज को हम क्या कहते हैं, कोल्ड, वो जो स्टोर क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने हिंदी में जाना अनाज का भंडार, तो वैसे ही साइलो भी होता है लेकिन लार्ज स्केल पे होता है। सोइंग मतलब बुआई होता है। स्टोरेज मीन्स रख रखाव। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि भूसा से ग्रेन्स को अलग करना, उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। वीड्स का मतलब कि अनवांटेड प्लांटेड है ना, कि मतलब जो आपके जो इम्पोर्टेंट प्लांट है उसमें से अनवांटेड प्लांट को निकालना, उसे हम वीड्स कहते हैं। वीडिसाइड्स क्या होता है, वीड्स को हम केमिकली भी निकालते हैं, उसे ही हम वीडिसाइड्स कहते हैं। और विनोइंग मतलब ओसाना होता है, तो ये बाय हैंड होता है, ये मैनुअली होता है। इससे क्या होता है कि आपने ऊपर की इमेज में देख ही लिया होगा कि कोई महिला है जो है या पुरुष हैं, वो सूप में अनाज को लेकर वो हवा की मदद से उसका जो हस्क है उसे अलग कर रही हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।